अध्याय 8 बेवकूफ व्यायाम। सिया, आज तुम्हें कुछ ऐसे व्यायाम के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी हकलाहट की समस्या को कम करने में तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगे। इसे हम बेवकूफ व्यायाम भी कहते हैं। इन सब व्यायाम को तुम्हें याद रखना होगा और लगभग सारी उम्र इन व्यायाम को करना होगा। सुनील अंकल ने सिया से कहा, सारी उम्र क्यों अंकल जी? आपने तो कहा था कि 2 महीने में मैं अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पा लूंगी, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे सारी उम्र कुछ व्यायाम को करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। सिया, हकलाहट की समस्या एक ऐसी समस्या है जो एक बार काबू में आने के बाद अगर उस पर ध्यान ना दिया तो ये फिर से दोबारा शुरू हो सकती है। तुम्हें ये समस्या दोबारा से शुरू ना हो, इसलिए तुम्हें इन व्यायाम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा। ये तो बहुत गलत बात है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ से जाकर मेरी हकलाहट की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये समस्या दोबारा भी शुरू हो सकती है और मुझे इसके लिए ये सब व्यायाम करने होंगे। ऐसा कब तक चलेगा? सिया ने कुछ गुस्से में कहा, मैं समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है और उसका शरीर बहुत दुबला पतला है, लेकिन वो पहलवानों जैसा शरीर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो व्यायामशाला जाना शुरू कर देता है। व्यायामशाला में जो उसका गुरु होता है वो उसे सब कुछ समझा देता है, यानी मैं उसे सब व्यायाम और खाने पीने के बारे में बता देता हूँ। कुछ महीनों तक वो अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलता है और उनके कहे अनुसार ही व्यायाम और खाना पीना करता है, जिस वजह से उसे धीरे धीरे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और उसे अपना शरीर पहलवानों जैसा बनना लगने लगता है। लगभग 3 साल के कठोर परिश्रम और अनुशासन से वो पहलवानों जैसा शरीर बना लेता है। अब मेरा तुमसे प्रश्न है, क्या 3 साल के बाद, अब जबकि उसका शरीर पहलवानों जैसा बन चुका है, तो क्या उसे व्यायाम करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसे व्यायाम करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? उसका शरीर तो पहलवानों जैसा बन चुका है, अब तो उसे व्यायाम वगैरह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यायाम करना छोड़ देगा तो फिर से वो पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक वैसे ही जब तुम हकलाहट की समस्या संबंधी व्यायाम करने छोड़ दोगी तो तुम्हें ये समस्या फिर से शुरू होने का अंदेशा हो सकता है। बाकी घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये व्यायाम लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं, यानी तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा इन व्यायाम को करने में लगाना है। तो क्या सारी उम्र मुझे 1 घंटा ये व्यायाम करने होंगे? मान लो अगर इसी कारण या किसी वजह से मैं कुछ महीने इन व्यायाम को नहीं कर पाती तो? सिया, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ इन व्यायाम को करने की अवधि कम होती जाएगी। फिर तुम्हें सप्ताह में 1 बार या महीने में 2 या 3 दिन ही इन व्यायाम को करने की जरूरत होगी। और अगर किसी वजह से तुम कुछ महीनों तक इन व्यायाम को ना कर सकी तो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन परिस्थिति में तुम्हारी हकलाहट की समस्या थोड़ी बहुत दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन तुम इन व्यायाम को करने के बाद इससे छुटकारा पा सकती हो और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी हकलाहट की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी और तुम्हें इन व्यायाम को करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब आप इन व्यायाम के बारे में मुझे बताएं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आप इन व्यायाम को बेवकूफ व्यायाम क्यों कह रहे हैं? सिया, जब तुम इन व्यायाम के बारे में जान लोगी तो तुम्हें खुद ब खुद अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये कौन कौन से व्यायाम है? तो ध्यान से इसके बारे में सुनो। हमारी हिंदी भाषा में 6 प्रकार के स्वर होते हैं, जो कि अ, आ, इ, उ, ओ और ए हैं। ये स्वर इन व्यायाम की नींव होते हैं। तुम्हें सुबह उठना है और उसके बाद एक एकांत साफ सुथरे हवादार माहौल में चले जाना है। अपने साथ एक घड़ी, एक पेन और एक डायरी साथ में लेकर जानी है। फिर नीचे जमीन पर बैठ जाना है। फिर एक गहरी सांस लेनी है और अ स्वर का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ते जाना है। साथ ही साथ घड़ी में टाइम भी देखते जाना है और ये देखना है कि तुमने कितने सेकंड तक इस शब्द का उच्चारण किया है और उस समय
20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड या जितना भी समय लगाओ, उसको डायरी में नोट कर लेना है। इसके बाद कुछ सेकंड तक आराम करने के बाद दूसरा स्वर यानी आ स्वर का उच्चारण करना है और उसके समय को भी डायरी में नोट कर लेना है। ठीक यही प्रक्रिया बाकी के स्वर के साथ भी दोहरानी है। नोट कर लो, 6 स्वर मतलब 6 व्यायाम। इन 6 व्यायाम को हम बोलते हैं 6 स्वर बेवकूफ व्यायाम। अंकल जी, मैं आपकी बात में बीच में टोक रही हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप बार बार इन व्यायाम को बेवकूफ कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? सिया, क्योंकि जब तुम इन व्यायाम को किसी के सामने करोगी तो लोग तुम्हें बेवकूफ ही समझेंगे, क्योंकि इन व्यायाम को करने का तरीका बहुत ही हास्यप्रद है। यही वजह है कि इन व्यायाम को हम बेवकूफ व्यायाम के नाम से बुलाते हैं और इन्हें एकांतवास में ही करने की सलाह देते हैं। खैर, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तुम्हें 6 स्वर बेवकूफ व्यायाम के बारे में तो पता चल गया है। ये व्यायाम हकलाहट की समस्या को हल करने वाले व्यायाम की एक नींव है, क्योंकि बाकी के व्यायाम इसी पर आधारित होंगे। लेकिन वो जो आपने व्यायाम को करते हुए समय को बार बार नोट करने के बारे में बोला था, उसके बारे में कुछ समझ भी नहीं आया। समय को नोट करने के बारे में इसलिए कि ताकि ये पता चल सके कि तुम कितने ज्यादा समय तक इन व्यायाम को कर सकती हो, क्योंकि तुम इन व्यायाम को करते समय जितना अधिक समय लोगी, ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, 6 स्वर बेवकूफ व्यायाम को करने के बाद मुझे क्या करना होगा? इसके बाद तुम्हें 1 या 2 मिनट तक आराम करना होगा। आराम करने के बाद तुम्हें दूसरा व्यायाम शुरू करना है। दूसरा व्यायाम करने के लिए तुम्हें दोबारा जमीन पर आराम से बैठना है और अपनी गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हुए ये 6 स्वर बेवकूफ व्यायाम करने हैं। अंकल जी, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया आप दोबारा से समझाएं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तुम्हें पहले जमीन में आराम से बैठना है, एक गहरी सांस लेनी है, फिर सामने देखना है, फिर ऊपर देखना है, उसके बाद नीचे, फिर दाएं और फिर बाएं। और ये सब गतिविधि को तुम्हें अ स्वर का उच्चारण करते हुए करना है। इस प्रक्रिया को तुम्हें बाकी के 5 स्वरों के साथ दोहराना है। नोट कर लो, इस व्यायाम के साथ साथ बाकी के व्यायाम में समय को नोट नहीं करना है। तीसरा व्यायाम के लिए तुम्हें पहले के जैसे जमीन पर आराम से बैठ जाना है और एक गहरी सांस लेनी है, फिर अपनी गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाना है और इसे भी अ स्वर का उच्चारण करते हुए करना है। फिर ऐसा बाकी के 5 स्वरों के साथ दोहराना है। चौथा व्यायाम तीसरे व्यायाम के समान है, बस इसमें गर्दन को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए बारी बारी से 6 स्वरों का उच्चारण करना है। 5वां व्यायाम बाकी के भाई आराम से थोड़ा सा अलग है। इस व्यायाम में तुम्हें गहरी सांस लेनी है और अ स्वर का उच्चारण करना है। दूसरी बार फिर गहरी सांस लेनी है और इस बार पहले 2 स्वर यानी कि अ और आ स्वर का उच्चारण करना है। इसी प्रकार तीसरी बार 3 स्वर का, चौथी भाग 4 स्वर का, 5वीं बार 5 स्वर का और अंत में 6ठी बार 6 स्वरों का उच्चारण एक साथ करना है। अंकल जी, इतने स्वरों का उच्चारण एक साथ कैसे? मैं बताता हूँ। तुम्हें याद है, तुमने सबसे पहले व्यायाम में स्वर का उच्चारण करते समय को नोट किया था। अब तुम ये जानती हो कि तुम कितने सेकंड तक एक सांस में एक स्वर का उच्चारण कर सकती हो। मान लो तुम एक स्वर का उच्चारण 30 सेकंड में करती हो, तो 2 स्वर का उच्चारण करते समय तुम्हें 15-15 सेकंड दोनों स्वरों में बांट देना होगा। यानी कि पहले 15 सेकंड तक तुम अ स्वर का उच्चारण करोगी और दूसरे 15 सेकंड में तुम आ स्वर का उच्चारण करोगी। ठीक इसी प्रकार तीसरी बार तुम 3 स्वर का उच्चारण करते समय तीनों को 10-10 सेकंड के समय में बांट देना है। मैं समझ गई। ये यानी कि अंत में 6 स्वरों का उच्चारण करते समय मुझे 5 सेकंड एक स्वर को देना है, यानी कि हर 5 सेकंड के बाद दूसरा स्वर का उच्चारण करना है। सिया ने उत्सुकतावश कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। अब तुम्हारे पास ये सब व्यायाम लिखित रूप में आ गए हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो। इन व्यायाम को तुम्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। ये व्यायाम हकलाहट की समस्या को खत्म करने का मील पत्थर है।
और ये व्यायाम तुम्हें तुम्हारी पहले शब्द को बोलने में आने वाली समस्या को हल करने में तुम्हारी मदद भी करते हैं। वो कैसे? तुम्हें कुछ शब्द को बोलने में परेशानी होती है तो इन व्यायाम का प्रयोग तुम उस परिस्थिति में भी कर सकती हो। जैसे मान लो तुम्हें प अक्षर बोलने में परेशानी होती है, यानी कि जो शब्द प अक्षर से शुरू होते हैं उनमें तुम बोल नहीं सकती हो, तो तुम स्वरों की जगह पर प शब्द को लगातार व्यायाम कर सकती हो। यानी कि एक गहरी सांस लेकर अ स्वर का उच्चारण करने के बजाय प शब्द का उच्चारण करना है, और आ स्वर के बजाय पा शब्द, फिर ई की जगह पी शब्द, ऊ की जगह पू शब्द, उसी प्रकार ओ की जगह पो शब्द का उच्चारण करना है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि मुझे जिन शब्दों को बोलने में परेशानी होती है उनको इस व्यायाम की सहायता से बोलना है। जैसे कि मुझे क, ह, ठ, च, त और ह आदि अक्षरों को बोलने में परेशानी होती है। यानी जिन शब्दों की शुरुआत इन सब अक्षरों से होती है और उन्हें मैं ठीक ढंग से बोल नहीं पाती, तो उनका भी उपरोक्त विधि के द्वारा व्यायाम करना है। बिल्कुल ठीक। तो ये हैं वो सारे बेवकूफ व्यायाम। अगर तुम्हें इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आया और तुम्हें इनके बारे में कुछ पूछना है तो तुम बेझिझक पूछ सकती हो। अंकल जी, इनके बारे में तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? यही कि आपने अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू कैसे पाया और आपने अपनी समस्या पर काबू पाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए? सिया, जब मैंने अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने की ओर ध्यान दिया तो मैंने नोट किया कि मैं कुछ खास अक्षरों को बोलते समय ही ज्यादा हकलाता हूँ। ये अक्षर ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ 5 या 6 की संख्या में थे। मुझे ज्यादातर इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को बोलने में कठिनाई होती थी। इस समस्या का हल मुझे फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के पास से मिला। ये उन दिनों की बात है जब फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी। मैं घर में बैठा टेलीविजन देख रहा था और साथ में अपनी इस समस्या के हल के बारे में सोच रहा था। तभी मेरे टेलीविजन पर ऋतिक रोशन जी की इंटरव्यू का प्रसारण चल रहा था। इस इंटरव्यू में वे बताते हैं कि वो भी बचपन में हकलाहट की समस्या के शिकार थे और उनके दोस्त कैसे उनकी इस हकलाते हुए बोलने की मजाक उड़ाते थे, जिस कारण वे बहुत ही कम बोलते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो उस एक एक शब्द को बार बार बोलते रहे जब तक कि उन्होंने उस शब्द को बिल्कुल आसानी और बिना किसी रुकावट के नहीं बोल दिया। कहने का अर्थ साफ है कि उन्हें जिस शब्द को बोलने में समस्या आती थी वे उस शब्द को बार बार बोलते थे और हर रोज बोलते थे जब तक कि वो उस शब्द को आसानी से नहीं बोल लेते। मुझे बात समझ में आ गई और अब मैं बोलते समय जिस शब्द पर हकलाने लगता मैं उस शब्द को अपने पास नोट कर लेता और उस शब्द को सुबह अगले दिन 25-30 बार बोलता। मैं हर रोज ऐसा करने लगा था, जिस कारण मेरी हकलाहट की समस्या में काफी कम होने लगी थी। मेरे हकलाने के कुछ कारणों में सांस की समस्या भी शामिल थी। इस समस्या का हल मुझे अपने एक अध्यापक के पास से मिला। मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था तब मैं हिसाब के विषय को पढ़ने के लिए अपने एक परिचित अध्यापक के पास जाता था। उनका नाम बृजमोहन शर्मा था। एक दिन मैं उनके पास पढ़ रहा था कि उन्होंने मुझसे कुछ सवालों के जवाब पूछे। मैं उन सवालों के उत्तर जानता था, परंतु अपनी हकलाहट की समस्या के कारण उनका उत्तर बता ना पाया। मेरे अध्यापक को जब मेरी इस कमजोरी के बारे में पता चला तब उन्होंने मुझे छुट्टी के बाद अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूँ तो मुझे निम्नलिखित कुछ कार्य करने चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि मैं किसी अकेले स्थान में जाऊं और वहां जाकर जोर जोर से चीखूं, चिल्लाऊं। इससे मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकलेगा और मेरा मन हल्का महसूस करेगा। वो कहते थे कि मैं गीत गाऊं, क्योंकि गीत गाते समय मैं बिल्कुल भी नहीं हकलाऊंगा। मैं ऐसा ही करने लगा, परंतु मेरे पास अकेले में कहीं जाने का समय नहीं होता था। मैंने इसका भी एक हल खोज निकाला। मैं जब सुबह नहाने को जाता तो नहाते समय मैं ऊंची आवाज में कोई ना कोई गीत गाने लगता, परंतु इसके लिए मेरे घर वाले मना करते थे। परंतु मैं गीत गाना भी छोड़ नहीं सकता था। तब मैंने इसका भी एक हल खोज लिया। मैंने अपने बाथरूम में एक स्पीकर सिस्टम लगा दिया। मैं नहाने से पहले उसमें कोई गीत लगा देता और उसके साथ साथ मैं भी गाने लगता।
स्पीकर सिस्टम लगाने से ये फायदा होता कि मेरे गीत गाने का किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि मेरे गाने की आवाज स्पीकर सिस्टम की आवाज के नीचे दब जाती थी। इस बात को हुए लगभग 13-14 साल हो गए हैं और आज भी स्पीकर सिस्टम में गाने लगातार नहाने की मेरी आदत वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने मुझे आईने के सामने बैठकर अपने आप से बातें करने के लिए कहा, क्योंकि उनका मानना था कि इससे मेरा सामाजिक डर खत्म होगा और मैं बेझिझक सबके सामने बोल सकूंगा। मैं रोज आईने के सामने बैठता और अपने आप से बातें करता। मैंने अपने बाथरूम में भी आदम कद का आईना लगवा लिया, जिससे मैं नहाते समय भी प्रैक्टिस कर सकता था। ये तरीका मेरी हकलाहट की समस्या हल करने में काफी मददगार साबित हुआ। हकलाहट की समस्या किसी घर की दीवार पर लगे पीपल के वृक्ष की तरह होती है, क्योंकि पीपल का पौधा जब किसी दीवार पर लग जाता है तब उसे पूरी तरह से नष्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसे जितनी बार काटने की कोशिश करेंगे ये उतनी बार ही वापस उग जाएगा। इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बार बार काटना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि बार बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फिर से ना उग जाए। किसी कारणवश अगर हमने ध्यान रखना बंद कर दिया और ये पौधे से पेड़ बनना शुरू कर देगा और साथ साथ घर की दीवार को भी नुकसान पहुंचाता जाएगा। इसीलिए अगर इस तरह के नुकसान से अपने घर को बचाना है तो समय समय पर पीपल के पौधे को काटते छांटते रहें। ये ना हो कि ये एक दिन इतना बढ़ जाए कि आपके पूरे घर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। ठीक इसी प्रकार हकलाहट को भी उसकी शुरुआत में ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि यह आपके जीवन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। किसी कारणवश अगर ये बढ़ गई है तो समय समय पर इसे नियमित व्यायाम से ठीक करने की कोशिश करते रहें, जो कि थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये ना हो कि एक दिन हकलाहट इतनी बढ़ जाए कि यह आपकी घर दीवार की तरह आपके जीवन को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। अथवा हकलाहट की समस्या पर काबू पाना और एक जंगली घोड़े को अपने वश में करना दोनों एक समान है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक जंगली घोड़े को अपने वश में करने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए समय लगता है, और एक बार इसको अपने वश में कर लेने के बाद वो आपके नियंत्रण में आ जाता है। फिर जरूरत होती है उस नियंत्रण को बरकरार रखने की, ताकि वो फिर से आपके नियंत्रण के बाहर ना हो जाए। इसके लिए आपको समय समय पर ध्यान रखना पड़ता है। हकलाहट की समस्या भी कुछ इसी प्रकार है। कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम और उचित देखरेख से ये समस्या काफी हद तक नियंत्रण में आ जाती है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि ये समस्या भविष्य में सदा के लिए समाप्त हो गई है। कुछ खास कारण जैसे चिंतित रहने, अत्यधिक क्रोधित होने या समय समय पर हकलाहट के प्रति जागरूक न होने से ये समस्या फिर उभर कर सामने आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक दिन मेरे पेट में अचानक तेज दर्द उठा। मेरे घर वाले जल्दी से मुझे स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद मुझे अपेंडिक्स की समस्या आती है, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। मुझे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1.5-2 महीने लग गए, जिस वजह से जो थोड़ी बहुत हकलाहट की समस्या ठीक हुई थी वो फिर से ज्यादा शुरू हो गई। मैं काफी निराश हो गया था, परंतु मैंने हार नहीं मानी और एक जुनून के साथ फिर से अपनी हकलाहट की समस्या को ठीक करने की तरफ ध्यान देने लगा। मुझे हकलाहट की समस्या के कारण एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं काफी तेज तेज बोलने लगा था। तेजी से बोलने के कारण मैं और भी ज्यादा हकलाने लगा था। मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पहले से ज्यादा तेज स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ। इसका कारण शायद ये था कि मुझे डर रहता था कि इससे पहले कि मैं बात करते समय हकलाने लगूं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, जिसके कारण मैं तेज तेज बोलने लगता था। ये तेज बोलने की आदत कब पक्की हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पाने के लिए पहले अपनी इस तेज बोलने की आदत पर काबू पाना जरूरी था। इसका हल मुझे इंटरनेट से मिला। मैं एक दिन अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में अपनी तेज बोलने की आदत का हल खोजने का ख्याल आया। मैं इंटरनेट में google.com पर इसका हल खोजने लग जाता हूँ। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुझे इसका हल मिल जाता है। इसका हल ये था कि अगर किसी को हकलाहट की समस्या के दौरान तेज बोलने की आदत है तो उसे किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें बहुत ही धीमी गति से और ऊंची आवाज में पढ़नी चाहिए। 1 या 2 महीने बाद इसका असर साफ नजर आने लगता है। मैंने ऐसा ही किया।
मैं बाजार से किताबें खरीद कर उपरोक्त तरीके के साथ पढ़ता रहा। कुछ महीनों के प्रयासों के बाद मैंने अपनी तेज बोलने की आदत से काफी हद तक छुटकारा पा लिया था। अब मुझे ये समस्या कभी कभार ही होती थी। अब मेरी हकलाहट की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी, परंतु मेरी सामाजिक डर की समस्या, जिसकी वजह से हकलाहट की समस्या उत्पन्न होती थी, वो ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इस समस्या का हल भी मुझे इंटरनेट से मिला। इस समस्या का हल ये था कि अगर किसी को ये समस्या है तो उसे किसी अनजान जगह पर जाकर अनजान लोगों या दुकानदारों से बातचीत करनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि अगर वो उनसे बातचीत करते हुए कहीं हकलाने लग जाता है तो उसे इस बात का डर नहीं होगा कि जब वो सब उसकी हकलाहट की समस्या पर हंसेंगे तो वो कौन सा उसे जानते हैं। ये एक अनजान जगह है, यहाँ के लोगों के साथ उसने दोबारा कभी भी नहीं मिलना है, और इससे उस डर का मुख्य कारण यानी कि हकलाहट की समस्या के कारण हुई बेइज्जती का डर खत्म हो जाता है, और इस समस्या से परेशान व्यक्ति बिना किसी डर के बोलने लगता है। कई लोगों को टेलीफोन या मोबाइल पर बात करते समय भी ये समस्या होती है। उस परिस्थिति में भी किसी गलत नंबर पर फोन कर बात करके या किसी कंपनी के ग्राहक देखभाल अधिकारी के यहाँ फोन करके इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। वहां पर भी ये तरीका कारगर साबित होता है। मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैं हर हफ्ते में 3-4 बार बाहर अनजान जगह जहां मुझे कोई नहीं जानता था वहां जाता और वहां के दुकानदारों के साथ बातचीत करता। धीरे धीरे मेरा मानो डर खत्म हो गया और मेरी हकलाहट की समस्या में सुधार आना शुरू हो गया। मुझे बचपन से ही अपने सहपाठियों और कुछ लोगों के प्रति बहुत गुस्सा था, जो कि अब भी मेरे अंदर था। मैं बचपन से ही उन सबके द्वारा किए गए मजाक को सहता आ रहा था, जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। मेरी हकलाहट की समस्या को बढ़ाने का एक कारण ये भी था। इस नई पैदा हुई समस्या का समाधान मुझे जिम में जाकर मिला। मैं अपना सारा गुस्सा जिम में व्यायाम करके निकालने लगा। इसके 2 फायदे हुए। एक तो मेरा गुस्सा बाहर निकल गया और दूसरा मेरी थोड़ी बहुत सेहत भी बन गई। मुझे अपनी हकलाहट की समस्या को पूर्णतया काबू में करने के लिए लगभग 4 से 5 साल लग गए, परंतु ये पूर्ण रूप से कभी भी ठीक नहीं हो पाई। आज मेरी आयु 50 वर्ष के लगभग है। बेशक मैंने अपनी हकलाहट की समस्या पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है, परंतु अब भी कभी कभार ये समस्या उभर कर सामने आ जाती है, और जब भी मुझे ये समस्या होने लगती है मैं फिर से उपरोक्त गतिविधियां करने लगता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हकलाहट की समस्या एक ऐसी समस्या है जो अगर एक बार पैदा हो जाए तो सारी उम्र उस व्यक्ति के साथ ही रहती है। इस समस्या को केवल काबू में किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। जरा सी अवहेलना से ये समस्या फिर से अपना सिर उठाने लगती है। कुल मिलाकर मैंने अपने पिछले जीवन से ये निष्कर्ष निकाला है कि हकलाहट की समस्या को काबू में करने के समय समय पर उसकी ओर ध्यान रखना जरूरी है, और साथ ही वो कारक जिनसे हकलाहट की समस्या फिर से उभर सकती है उनसे परहेज करना चाहिए।